अमेरिका के एक 22 वर्ष पुराने एनजीओ जिसका नाम है ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, उसने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमास के आतंकवादी हमलों पर एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कई गंभीर आरोप मीडिया पर लगाए हैं। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान और न्यूज एजेंसीज रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, द न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN जैसे संस्थानों से सवाल पूछा गया है कि क्या उन्हें और उनके पत्रकारों को हमास के आतंकवादी हमलों के बारे में पहले से ही जानकारी थी और क्या उनके लिए काम करने वाले पत्रकार हमास के आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे। यह बहुत गंभीर सवाल है और यह सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने सुबह सुबह इजराइल पर हमला किया, तब इन न्यूज एजेंसीज के लिए काम करने वाले कुछ पत्रकार इन हमलों की तस्वीरें खींच रहे थे और वहां इनके वीडियोस बना रहे थे। इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से 4 पत्रकारों का जिक्र किया गया है जिनके नाम हैं हसन इस्लाही, यूसुफ मसूद, अली महमूद और हातिम अली। ये 4 लोग हैं, ये 4 नाम है इसमें। ये वो 4 फोटो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हमास के आतंकवादियों की उस समय तस्वीरें खींची थी जब वो इजराइल में घुसपैठ करके वहां के मासूम नागरिकों पर हमले कर रहे थे। और इस दौरान जो तस्वीरें खींची गई, उन तस्वीरों को बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज जैसे रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, बड़े बड़े अखबार जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जैसे CNN ने प्रकाशित किया और इन तस्वीरों को इस्तेमाल किया। इनमें भी एसोसिएटेड प्रेस यानी AP ने 2 तस्वीरें प्रमुखता से प्रकाशित की, जिनमें एक तस्वीर में गाजा बॉर्डर के पास इजराइल की सेना का टैंक जलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर में गाजा से कुछ लोग बॉर्डर पर लगी फेंसिंग तोड़कर इजराइल में घुसपैठ करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये वही तस्वीर हैं अब जिन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, हसन इस्लाही नाम के एक फोटो जर्नलिस्ट ने खींची थी जो CNN के लिए एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करता है। लेकिन उस दिन हमले से ठीक पहले यह पत्रकार गाजा बॉर्डर के पास पहुंचे और इस पत्रकार ने इजराइल पर हमास द्वारा किए गए हमलों की तमाम तस्वीरें खींची, जिन्हें एसोसिएटेड प्रेस ने उसी दिन अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित भी कर दिया था। यह उसी पत्रकार का वीडियो भी है जो आप देख रहे हैं। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि जिस हमले की जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी नहीं थी, उस हमले के बारे में CNN के इस पत्रकार को कैसे पता चला और वो सुबह सुबह 7 बजे हमले से पहले ही गाजा बॉर्डर पर पहुंच कैसे गया। ये उसी पत्रकार की रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं जो उन्होंने की थी उस समय। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि CNN के लिए बतौर फ्रीलांसर काम करने वाले इस पत्रकार की एक तस्वीर में यही पत्रकार हमास के आतंकवादी याह्या सिनवर के साथ दिखाई दे रहा है, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमलों का मास्टरमाइंड था। यानी वही फ्रीलांस पत्रकार जो थोड़ी देर पहले रिपोर्टिंग कर रहा था, यहां पर आपको हमास के एक षड्यंत्रकारी के साथ भी नजर आ रहा है। यानी जिस पत्रकार द्वारा खींची गई तस्वीरें CNN और एसोसिएटेड प्रेस ने इस्तेमाल की, वही पत्रकार हमास के मास्टरमाइंड आतंकवादी को जानता था। आपने नोट किया होगा कि 2 दिन के बाद दिवाली है। आप सब दिवाली की तैयारियों में इस समय बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन एक और खास बात इस बार हुई है। आपने अभी तक अपने गर्म कपड़े नहीं निकाले होंगे और निकालेंगे भी क्यों? क्योंकि आपको सर्दी तो लगी नहीं रही। इसकी वजह यह है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी सर्दी का एहसास अभी भी दूर दूर तक नहीं है। गर्म कपड़े पहनने का मन ही नहीं करता। रात में भी आप में से ज्यादातर लोग अभी भी पंखा चलाकर ही सोते होंगे। कुछ साल पहले तक दिवाली आते आते हल्की ठंड पड़ने लगती थी, लेकिन अब नवंबर में मार्च जैसी गर्मी पड़ रही है और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये साल, मतलब ये साल 2023 पिछले 1,25,000 वर्षों में सबसे गर्म साल है और अक्टूबर महीने में भीषण गर्मी के सारे रिकॉर्ड पुराने टूट चुके हैं। यूरोपीय यूनियन की एक संस्था द्वारा की गई नई स्टडी में पता चला है
कि इस साल अक्टूबर के महीने में पृथ्वी इतनी गर्म रही कि इसने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जुलाई महीने में पृथ्वी के तापमान का जो अध्ययन किया गया उसके मुताबिक दुनिया में इंसानों ने जब तेल, गैस, कोयले और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था, तब की तुलना में आज पृथ्वी का औसत तापमान अक्टूबर के महीने में 1.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है औसतन, और वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि अक्टूबर का महीना जब खत्म होगा तब यह महीना पिछले 1,25,000 वर्षों में अब तक का सबसे गर्म महीना बन जाएगा, और यह साल यानी वर्ष 2023 भी मानव इतिहास का सबसे गर्म साल बन जाएगा। सोचिए, मानव इतिहास का सबसे गर्म साल, और यह जो गर्मी है वो एक भीषण महामारी यानी एक पैंडेमिक का रूप ले लेगी। आने वाले वर्षों में लोग गर्मी से ही मरने लगेंगे। भारत में नवंबर के महीने के पहले हफ्ते में सामान्य तौर पर अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था, लेकिन इस बार यह तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और आज जब मैं आपको यह खबर सुना रहा हूं, आज दिल्ली में शाम को 5 बजे इतनी गर्मी थी जितनी गर्मी मार्च के महीने में होती है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है जब नवंबर के महीने में मार्च जैसी गर्मी पड़ रही है। और आप सब जानते हैं कि मार्च साल का वो महीना होता है जब आप सब लोग सर्दियों के गर्म कपड़ों को पैक करके वापस एक जगह पर या किसी अलमारी में रख देते हैं। पैक करके वापस उन्हें रख दिया जाता है ये सोचकर कि अब सर्दियों में ही इनका इस्तेमाल होगा, और फिर इसके 6 महीने के बाद नवंबर के महीने में वापस आप अपने गर्म कपड़ों को निकालते हैं, क्योंकि तभी इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन इस बार नवंबर महीने के 9 दिन बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है। अब फरवरी में गर्मी पड़ रही है। जुलाई से सितंबर के बीच जब बारिश होनी चाहिए तब कम बारिश हो रही है। नवंबर के महीने में जब तापमान कम होना चाहिए था और सर्दियों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, तब मौसम मार्च के महीने जैसा बना हुआ है। और यहां बात सिर्फ नवंबर की नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में नवंबर के साथ दिसंबर का महीना भी काफी गर्म रहने लगा है। पिछले साल 1 से 15 दिसंबर तक दिल्ली और उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज कलयुग का मौसम काफी बीमार है। और अब ऋतुओं की प्रकृति धीरे धीरे प्रभावित हो रही है और भविष्य में यह समाप्त भी हो सकती है। यानी हो सकता है कि भविष्य में आपके बच्चों को दिसंबर, जनवरी और फरवरी में गर्मियों की छुट्टियां मिलने लगे और मई और जून में शायद सर्दी पड़ने लगे या भयंकर बरसात होने लगे। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि अब गर्मियों के महीने में हमारे जो हिल स्टेशन हैं, पहाड़ हैं, लोग पहले जाते थे कि गर्मी से राहत मिलेगी, अब पहाड़ों पर भी गर्मी पड़ रही है। हिल स्टेशंस पर भी उतनी ही गर्मी है जितनी मैदानी इलाकों में है। नवंबर की गर्मी भारत के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यह गर्मी भारत की आर्थिक तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है, जिसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया होगा। असल में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन उस देश के कामकाजी लोग होते हैं, और भारत में जो लोग यहां की वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं उनमें 49% यानी 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से आउटडोर यानी कहीं बाहर खुले में काम करते हैं। हमारे देश की आधी वर्किंग पॉपुलेशन बाहर खुले में काम करती है, इतनी गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जिस तरह से भारत और पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, उससे वर्ष 2030 तक यानी अब से लगभग 7 साल के बाद भारत के कामगारों की प्रोडक्टिविटी 6% तक घट जाएगी। यानी जो लोग अभी बाहर खुले में 12 घंटे काम करते हैं वो 43 मिनट कम काम कर पाएंगे, और जो काम करेंगे उनकी क्षमता भी कम हो जाएगी। और इससे देश की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होगी, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी तब तक कि बाहर खुले में काम करना असंभव हो जाएगा। और आज यहां बात सिर्फ भारत की नहीं है। असल में यह गर्मी और मौसम का बदलता हुआ पैटर्न इंसानों से, आप सबसे कुछ कहना चाहता है, या यह समझ लीजिए कि जो प्रकृति है वो आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए फिर जब प्रकृति को गुस्सा आता है तो वो कुछ ऐसी चीज करती है कि तब कहीं जाकर आप विनाश की उस भाषा को समझ पाते हैं। जिससे हमारे देश के लोगों ने, जिस तरह हमने क्लाइमेट चेंज को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, वैसे ही अब भारत के लोगों ने वायु प्रदूषण को भी स्वीकार कर लिया है।
अब हमारे देश के लोगों को वायु प्रदूषण बुरा नहीं लगता। अब हमारे देश के लोगों को वायु प्रदूषण से कोई परेशानी भी नहीं होती और उन्होंने ये सोच लिया है कि ये उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। आपको याद होगा, इसी हफ्ते हमने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया था कि अगर वो अपने विज्ञापन के खर्चे में कटौती करे और इस पैसे से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन करवाए तो वो दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण से कुछ राहत दिला सकती है। और दिल्ली में एक बार आर्टिफिशियल रेन कराने का जो खर्चा है, यानी कृत्रिम बारिश कराने का खर्चा है, वो है 15 करोड़ एक बार का। और अब लगता है कि दिल्ली सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार उसका सहयोग करे तो वो अपने खर्च से दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए तैयार है। और उसका कहना है कि राजधानी में एक बार आर्टिफिशियल रेन कराने का खर्च 13 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इस समय दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है और इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है पराली का धुआं, जिसे हम अभी तक रोक नहीं पाए हैं। इस समय दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान लगभग 38% है और पराली की वजह से 38% प्रदूषण पंजाब की वजह से हो रहा है, जहां आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सरकार कहती थी कि पंजाब वाले बहुत तंग कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, वो मानते नहीं, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम पराली का कोई ना कोई इलाज कर लेंगे। अब दोनों जगह उन्हीं की सरकार है। पराली के 93% धुएं के लिए पंजाब जिम्मेदार है और 7% धुएं के लिए हरियाणा जिम्मेदार है, जिससे पता चलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन वो किसानों को पराली जलाने से बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस समय किसानों द्वारा जो पराली जलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। ये देखिए, इस समय दिल्ली की स्थिति आप देख लीजिए, कैसे दिल्ली धुएं की चादर में इस समय लिपटी हुई है। हम तो ये कहेंगे कि अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सहनशील लोग कहीं के हैं तो वो भारत के लोग हैं। वो सब कुछ सहन कर लेते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पटाखे जिनमें बेरियम और दूसरे खतरनाक केमिकल्स का उपयोग होता है, उनकी बिक्री और इस्तेमाल पर बैन सिर्फ दिल्ली और एनसीआर तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अब पूरे देश में ऐसे पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगेगा। आज हमारा एक सवाल है कि जब प्रदूषण को रोकने के लिए पूरे देश में पटाखों पर बैन लग सकता है, तो फिर इसी प्रदूषण को रोकने के लिए पराली जलाने पर देश में प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमारे पास एक खबर है, जो अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं, निराश रहते हैं और जिनके जीवन में खुश होने के मौके अब लगातार कम होते जा रहे हैं, वो लोग क्या करें। आपने एक शब्द सुना होगा, नॉस्टैल्जिया, यानी पुरानी यादों में लौट जाना। स्कूल कॉलेज के दिनों के दिन, बचपन के समय की, जवानी के दिनों की खट्टी मीठी यादों में खो जाना, और ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन मेडिकल साइंस में यादों में खोए रहने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। हिंदी में तो हमेशा बीते दिनों की बातें करने वाले लोगों के लिए एक नया नाम ही चल पड़ा था, अतीत जीवी। ये हमेशा अपने अतीत में ही जीवित रहते हैं, समय के साथ बदल नहीं रहे। मगर रिसर्च बताती है कि बीते दिनों को याद करना बुरा नहीं होता, बल्कि इससे कई फायदे होते हैं। इनसे पता चलता है कि नॉस्टैल्जिया से लोग पॉजिटिव महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा लगने लगता है, उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, उन्हें जिंदगी में एक मकसद नजर आने लगता है। कई बार आपका मन उदास होता होगा, आपको निराशा होती होगी, अकेला महसूस करते होंगे, तो इससे बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है और यह तरीका बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। आप थोड़ी देर ध्यान से सुनिए तो आपको भी यह तरीका पता चल जाएगा, और वो ये कि आप अपने पुराने दिनों की मीठी मीठी यादों में खो जाएं। स्टडीज बताती हैं कि इससे आपका मूड पॉजिटिव होता है। एक्सपर्ट्स ने इसके कुछ उपाय सुझाए हैं, जैसे एक आसान तरीका तो यह है कि आप पुरानी, जैसे स्कूल कॉलेज के समय की वो पुरानी फिल्में देखें जो आपको अच्छी लगती हों। उन लोगों को याद करें जिनके साथ आपने वो फिल्म देखी हो। उस सिनेमा हॉल या उस थिएटर को याद करें जहां पर आप ये फिल्म देखने के लिए गए थे। दोस्तों के साथ जहां आप अक्सर ये फिल्म देखने के लिए जाया करते थे, आप वहां दोबारा भी जा सकते हैं। एक तरीका यह भी है कि आप पुराने गाने सुने। आपके साथ शायद ऐसा हुआ भी हो
कि अचानक से कभी कोई पुराना गाना आपके कानों तक पहुंचता है और आपको अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। पुरानी तस्वीरों से भी ऐसा होता है। अभी जो तस्वीरें फोन पर ही आप देख सकते हैं, मगर बीच बीच में आप एल्बम में लगी पुरानी तस्वीरें भी जरूर देखें तो आपको अच्छा लगेगा जब आप अपने पुराने दिनों को याद करेंगे। घर में रखा कोई पुराना फर्नीचर या ऐसा ही कोई और सामान जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाता है, जैसे किसी अलमारी या ट्रंक में रखे आपके पुराने कपड़े, किसी दोस्त या रिश्तेदार का दिया कोई पुराना ग्रीटिंग कार्ड, कोई गिफ्ट, कोई चिट्ठी आपको पुराने दिनों में ले जा सकता है। यादों को लेकर लंबे समय से रिसर्च कर रहे अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक मैगजीन में लिखा कि नॉस्टैल्जिया बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, यानी ये व्यापार के लिए भी अच्छी चीज है।